नमस्कार, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। हिमाचल के टूर पे हैं हम लोग और हम लोग अलग-अलग जगहों पे जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बदल रहा है हिमालयन रीजन का टूरिज़्म, पहाड़ों का टूरिज़्म। अभी समर स्टार्ट हो चुका है, बहुत संख्या में टूरिस्ट प्लेन्स इलाके जो इंडिया के प्लेन इलाके हैं वहाँ से पहाड़ों की तरफ मूव कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बदल रहा है यहाँ का टूरिज़्म। और इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ललित कुमार जी। ललित कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जिब्भी जो वैली है उसकी टूरिस्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 25 सालों से आप लोकल टूरिज़्म पे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ललित जी हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि पिछले अगर हम बात करें पिछले 1 दशक में, पिछले 5 सालों में कितना बदला है यहाँ का टूरिज़्म? सर सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बड़े पावन अवसर पे आए हैं। हमारा ये जो जिबी देवता जैसे आप देख भी रहे हैं, आज मेले का आगाज़ हुआ है, यहाँ पे मेला भी चल रहा है और यहाँ पे कल ये इसका फाइनल है मतलब लास्ट मतलब तो बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं। तो जैसे आपका सवाल था कि पिछले 5 साल में यहाँ पे कैसे बदलाव हुआ है। हुँ, मैं अगर जिबी की बात करूँ, ये जो पूरा रीजन है जिबी सराज का एरिया कुल्लू ज़िला का, हुँ, ये प्रकृति से अब बहुत ओतप्रोत है, हुँ, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है इस क्षेत्र में और यहाँ पे टूरिज़्म लगभग 90s से अगर आप हिपीज़्म के बारे में जानते होंगे तो हुँ, हिपीज़ आते थे। हुँ, तो उसके बाद धीरे-धीरे ये संगठित और व्यवस्थित होना शुरू हुआ। हुँ, अराउंड 2000 के बाद लोगों ने अपने होम स्टेज़, गेस्ट हाउसेज़ हुँ। बनाना शुरू किए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हर वैली में ट्री हाउसेज़ हैं, होम स्टेज़ हैं और होटल्स भी बहुत डेवलप हो गए हैं। जी, ये पिछले लगभग 5 सालों से आफ्टर कोविड के बाद काफ़ी बदलाव आया है यहाँ के पर्यटन में। पहले यहाँ पे काफ़ी छोटे स्तर पर पर्यटन को प्रैक्टिस किया जाता था। जैसे मैंने कहा कि ट्रैकर्स, रिसर्चर्स, नेचर लवर इस तरह के। अभी ये एक जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला जो एक मास टूरिज़्म के लिए भी जाना जाता है, तो उसी का टैग ये ग्लोबलाइज़ेशन या जैसे आपने कहा कि डिसेंट्रलाइज़ेशन उस पे बहुत बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं दोनों को देखना चाहूँगा इस पक्ष में कि जैसे एडवांटेज हम लोगों को मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए और यहाँ की शोकेस करने के लिए यहाँ पे क्या है? इंटरनेट का सहारा मिल रहा है, सोशल मीडिया का हम लोग सहारा ले रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं-कहीं थ्रेट्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। क्या डेस्टिनेशन की सही इमेज पहुँच रही है टूरिस्ट तक, हुँ, पर्यटक तक या वो किसी मिस इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे आते हैं? तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो गया है नए दौर में। हुँ। रही बात यहाँ पे पिछले 5 साल से पर्यटन को डेवलप होने में काफ़ी सारा टूरिज़्म यहाँ पे डेवलप हुआ है और ये मुझे लगता है अराउंड अगर यहाँ पे देखें कुल्लू ज़िला में सबसे ज़्यादा होम स्टेज़ यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं बंजार ब्लॉक में। हुँ, इसके बाद जैसे मणिकरण का पार्वती वैली और मनाली मनाली थोड़ा अर्बन सेंटर है। तो ये रूरल टूरिज़्म में यहाँ पे बहुत ज़्यादा होम स्टेज़ का प्रचलन हुआ। ये 2008 में हिमाचल सरकार ने ये पॉलिसी निकाली थी जो रूरल टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए था। तब से लेके अभी तक इस पॉलिसी ने बहुत सारे लोकल यूथ्स को रोज़गार अपने घर द्वार पे बैठ के दिया है। हुँ। जी। आपने कहा कि डिसेंट्रलाइज़ेशन जो है एक डबल एज स्वॉर्ड है कि आपके उसके फ़ायदे भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज जी, भी। जी। तो अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो डिसेंट्रलाइज जब होगा टूरिज्म तो लोग बड़े-बड़े जो हॉटस्पॉट हैं टूरिज्म के उससे हट के थोड़ा-सा ऑफ लोकेशन पे जाएँगे जिसका फ़ायदा यहाँ पे मिला। और किस-किस तरह के फ़ायदे इस चीज़ से हुए हैं? ऑब्वियसली सर टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जैसे मैंने कहा मैं 25 साल से इस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अभी मैं इस पे फ़ायदे की जगह घाटे पहले देखता हूँ। स्पेशली जब मैं रूरल और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म की बात करता हूँ। थोड़ा-सा मुझे कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को कम्युनिटी भी बेस्ड बताइए। टूरिज़्म में ये है कि जहाँ पे हम बड़े होटल, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़ी इकोनॉमी की बात ना करके माइक्रो लेवल पे बात करें और जो टूरिज़्म इकोनॉमी है उसको बैक लिंकेज कैसे करें, हुँ, है ना? अब मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जो भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करते हैं, इकोनॉमी कहीं कहीं न कहीं होल्ड हो जाती है। हुँ, लेकिन टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे हम लोग बैक लिंकेज क्रिएट कर हुँ, सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने होम स्टे खोला है, हुँ, मेरी सब्ज़ी अगर लोकल गाँव से आती है तो उसका एक पोर्शन गाँव में चला जाता है, दूध गाँव में चला जाता है। जो मैन पावर है अगर मैं एक अवेयर एंटरप्राइज़ चला रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो मैन पावर है वहाँ पे लोकली ट्रेन करूँ और उनको ही वहाँ पे रोज़गार दूँ। तो उसका मेरा मत बोलने का मतलब ये है कि हम लोग रूरल टूरिज़्म को प्रैक्टिस करें, जो इकोनॉमी टूरिज़्म से एरिया में आ रही है, उसको हम लोग बैक लिंक करें विद द लोकल लोकल पीपल ओनली।
तो ये जो रूरल टूरिज्म है, जी। इसके क्या-क्या एस्पेक्ट हैं? क्या-क्या लिंकेजेस हैं? सर यहाँ पे क्या-क्या नए एवेन्यूज़ हैं इसमें? इस पे जैसे मैंने कहा अभी तो हिमाचल में बहुत जैसे एग्रो टूरिज़्म हम लोग कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर। अब बॉम्बे में तो सेब का बागान नहीं होगा। अब पहली बार कोई देखेगा सेब का बागान है, गाय वहाँ पे बंधी हुई है, अगर वो गाय एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म की बात आजकल में। एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, हाँ, ओके। तो ये पूरे पूरे दुनिया में एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म इतना बढ़ गया, इस पे जो टूरिस्ट आते हैं वो बहुत अवेयर होते हैं। हुँ, वो हो हल्ला करने की बजाय वो वहाँ की प्रकृति को रिस्पेक्ट करते हैं, हुँ, प्रशंसा करते हैं हुँ, और उसको और प्रिजर्व करने के लिए लोकलाइट्स को इनकरेज करते हैं। अब मान लीजिए मुझे पहले पता नहीं था कि इस प्रकृति के कितना ब्लेस्ड हूँ मैं एक महानुभाव से मिला जो पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझे ये हीलिंग फॉरेस्ट जर्नी से इंट्रोड्यूस करवाया। हीलिंग फॉरेस्ट जर्नी। जर्नी, तो ओके। ये एक टूरिज्म प्रोडक्ट बन गया है। हीलिंग फॉरेस्ट जर्नी का मतलब है कि टूरिस्ट जो भी शहरों से भीड़ भाड़ वाले इस जगह से आता है इतने परेशान होके, तो अगर हुँ, मैं उसको जंगल में लेके जाता हूँ उसको हुँ, कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक कंजर्वेशन का एंगल जुड़ जाता है कि हम लोग तभी टूरिस्ट आएगा अगर यहाँ पे जंगल बचेगा, हुँ, है ना? अदरवाइज वो क्यों आएगा? तो इससे एक प्रिजर्वेशन का एंगल जुड़ जाता है कि नहीं, हम लोगों को ये जंगल बचाने हैं, तभी टूरिस्ट आएगा, तभी यहाँ पे हीलिंग फॉरेस्ट जर्नी हो सकती है। अगर रिवर साफ रहेगा तो साफ झरने को देखने के लिए, तो लोगों में ये अवेयरनेस हम लोगों ने लेके आना है कि हम लोग पर्यटक तभी आएगा अगर हम कंजर्वेशन करेंगे, झरनों को साफ रखेंगे, वन नहीं काटेंगे, उनको प्रिजर्व करेंगे, लोकल हार्मनी में रखेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं सर। मुझे एक चीज़ बताइए ललित जी, कि सरकारों पे दबाव है कि मल्टीनेशनल कंपनियों को लाया जाए, बड़े-बड़े रोड प्रोजेक्ट बनाए जाएँ, बड़े-बड़े होटल बनाए जाएँ और दूर-दराज के लोगों को यहाँ इन जगहों तक पहुँचाया जाए, जिसके लिए 4 लेन बन रहे हैं, मैसिव लेवल पे एक्सपेंशन हो रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कंज़र्वेशन, ठीक है? तो ये सही राइट सर बैलेंस कैसे मैं यहाँ स्ट्राइक पे हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, लंबा हुँ, भी है, बट मैं इसको समराइज करना चाहूँगा। अगर हम टूरिज्म पर्सपेक्टिव की बात करें, मुझे नहीं लगता है कि रूरल एरिया में अगर हम लोग टूरिज्म को एक इंडस्ट्री के रूप में देख रहे हैं हुँ, तो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। हुँ, हम लोगों को कहीं ना कहीं सेंसिबली कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान पे रखना पड़ेगा और वहाँ के प्रोडक्ट की इवेल्युएशन, हुँ, है ना? अब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक 20 कमरों का होटल वहाँ पे क्रिएट किया जाए और एक बड़े इंटरप्राइज़ को वहाँ पे लेके आ जाए। हुँ, रादर वहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी हो, स्पेशल पॉलिसी उस एरिया के लिए हो, हुँ, वहाँ के 20 घरों को, 20 परिवारों को आप पॉलिसी के अंडर लेके आइए, उनको ट्रेन करिए और 20 परिवारों को आप रोज़गार गाँव में दे रहे हैं। हुँ, उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बिजली, पानी, ऐसे हुँ, 4 लेन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बहुत बड़े होटल्स या फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है उसके लिए जंगल और गाँव छोड़ देने चाहिए, जैसे ये रूरल टूरिज़्म के लिए हैं। उसके लिए शहर ऑलरेडी हम लोग ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। शिमला, मनाली में जब ओवर कंजेशन हो जाता है तो वहाँ के लोकलाइट कितने परेशान होते हैं। इसी का मैं स्पेन, इटली, मैं दूर जाने की बजाय अपने घर पे ही देखता हूँ कि टूरिज़्म के नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत हैं। तो हम लोगों को कहीं न कहीं ऐसे रूरल एरियाज़ में जो जो नई इमर्जिंग डेस्टिनेशंस हैं, उसको सीखना चाहिए, वहाँ से सीख थोड़ा-सा लेनी चाहिए। इस पे लाइट डालिए कि टूरिज़्म जो एक्सेसिव टूरिस्ट आ जाता है, ठीक है? तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट यहाँ के लोकल लोगों पे पड़ता है, यहाँ की इकोलॉजी पे पड़ता है और किस-किस तरह के नुकसान मतलब लॉन्ग रन में आप देखते हैं? जी, बिल्कुल सर। जैसे मैंने कहा कि टूरिज़्म डबल स्वॉर्डेड तलवार है। अगर उसको हम लोग सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाए टूरिज़्म को, तो बहुत लोकल कम्युनिटी के लिए हार्मफुल हो सकता है। मान लीजिए, अब उस पे हम लोग जो भी यहाँ पे टूरिज़्म चला रहे हैं, हुँ, एक सर्टेन परसेंटेज है, हुँ, 4-5% लोग ही कम्युनिटी के होंगे हुँ, जो हुँ, टूरिज़्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, हुँ, है ना? लेकिन जो बाकी 95% लोग हैं, वो रोड पे टूरिज़्म की वजह से कंजेशन हो रहा है। हुँ, भुगत कौन लोग रहे हैं? हुँ, क्योंकि जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज़ हैं, वो 95% लोगों का भी है। यहाँ पे कहीं न कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत मायने रखती हैं कि वो किस तरह से इन सब पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। तो ये कहीं न कहीं थोड़ी-सी व्यवस्थाएँ रूरल टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए लचर हो रही हैं। स्पेशली जब ये मैं कुछ दिन पहले शिमला में था, तो वहाँ पे पॉलिसी लेवल पे बात चल रही थी हुँ, इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए। हुँ, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा क्लियर स्टांस है, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम कंज़र्वेशन को प्रायोरिटी पे रखेंगे, टूरिज़्म ऑब्वियसली फ्लरिश होगा, हुँ, है ना? क्योंकि हम लोगों के जो प्रोडक्ट है, अब मैं अगर एक बड़ा होटल बनाता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, बेसिक एमिनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है वो यहाँ की प्रकृति को देखने आता है। सबसे पहले हमें इसको कंज़र्व करना होगा, प्रिज़र्व करना होगा, उसको प्रमोट करना होगा। उसके इर्द-गिर्द हम क्या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं वो हमें देखना होगा सर। जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे हमने देखा कि यहाँ पर टूरिस्ट तो काफ़ी आ रहा है मगर सड़कों की हालत ख़राब है और और कई-कई किलोमीटर की जाम अभी हम सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी पिक्चर्स देखे हैं कि जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके बाहर बहुत बहुत किलोमीटर का जाम लग रहा है। बिल तो इसको टैकल करने के लिए बिल्कुल सर, जैसे मैंने कहा कि ये सब बातें बॉयल डाउन इवेंचुअली वहाँ पे हो जाती है जहाँ पे हम लोग कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, है ना? मैं पर्यटन विभाग से ये जानना चाहूँगा यहाँ पे कितने लीगल और इलीगल होम स्टेज़ या होटल चल रहे हैं? अगर गवर्नमेंट के पास सही डेटा नहीं जाएगा, तो वो कैसे एज़्यूम कर पाएँगे कि यहाँ पे कितना टूरिस्ट आ रहा है? ठीक है, उनके रिकॉर्ड्स में मान लीजिए यहाँ पे 100 होम स्टे रजिस्टर्ड है, वो चल रहे हैं 300, नंबर 1। क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी पे विभाग या सरकार उतना फोकस नहीं कर रही है, और जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको इन्फोर्स और इम्प्लीमेंटेशन में भी कहीं न कहीं लचर है। दूसरा, पर्टिकुलरली इस रोड की जो नेशनल हाईवे नंबर 305 है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पे कहीं ये थोड़ा-सा इसको बहुत पिछले काफ़ी 12 साल से इसकी हालत ऐसे ही जर्जर है। सरकार ने प्रोएक्टिवली इस पे काम नहीं किया कि यहाँ पे इतना टूरिज़्म का एकदम बूम आने वाला है, तो उन्होंने ना इसको थोड़ा-सा वाइडनिंग, थोड़ा-सा मेटलिंग और इस बारे में ध्यान नहीं दिया, तो ये इसलिए इसकी हालत इतनी ख़राब है। दूसरा मेरा कंसर्न है कि जैसे हम देख रहे हैं कि ओवर द इयर्स क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। बहुत एक्सेसिव बारिश हो जाती है, कभी-कभी सूखा पड़ जाता है, हीट वेव भी चल रही है, जी। टेम्परेचर लगातार राइज़ कर रहा पहाड़ों का। ऐसे में जो यहाँ की लोकल टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको किन-किन चैलेंजेस का सामना करना सर, पड़ रहा है? ऑब्वियसली अगर हम ऑन अ लार्जर स्केल बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज कहीं न कहीं टूरिज़्म को इम्पैक्ट करेगा ही। बट लोकली उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो पूरा हिमालयन बेल्ट की अगर मैं बात करूँ, तो लोकली हम लोग, जैसे मैंने फिर से वही वापिस आऊँगा कि हम लोग टूरिज़्म को डेवलपमेंट करने से पहले कंज़र्वेशन की तरफ अगर ध्यान दें, बिल्डिंग कोड से लेके, टूरिज़्म प्रमोशन से लेके, मार्केटिंग से लेके, और जो टूरिस्ट यहाँ पे आता भी है कि उनकी डिमांड पहले ही प्री अलाइन्ड हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस सेट हो, वो इस तरह की उल-जुलूल ये डिमांड ना करे, ताकि किस तरह की उल-जुलूल डिमांड आप सर फेस करते हैं यहाँ पे टूरिस्ट की तरफ? सर अभी यहाँ पे बहुत पहले चला था कि डीजे और रेव पार्टी करना है, तो हम लोगों ने उसको अपोज़ किया। रीज़न कि ठीक है, आपको रेव पार्टी करना है, डीजे करना है, आप कहीं दूसरी डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। यहाँ की इकोलॉजी इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है। अब क्या जिब्भी में, तीर्थन वैली में ये सब नहीं होता है? नहीं होता है सर, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ की पंचायतों ने ये प्रस्ताव पारित किए हैं कि 8 बजे के बाद आप देखेंगे, आप भी देखेंगे कि 8 बजे के बाद कोई भी लाउड म्यूज़िक, आपको रिवर की आवाज़ सुनाई देगी। कब से हुआ ये ये इम्प्लीमेंट? लगभग 4-5 सालों से। बहुत वेलकमिंग। हाँ जी, वेलकमिंग है, और इसके लिए हमारी एसोसिएशन ने काफ़ी एफ़र्ट किए हैं, और आज ये इम्प्लीमेंट हो गया है। तो जो भी दर्शक हमारे ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे पहाड़ों में बिल्कुल ना आएँ, इस तरह की लोकेशन में कि वहाँ पे लाउड म्यूज़िक होगा, रेव बिल्कुल, पार्टीज़ होंगी बिल्कुल, या और किसी तरह का शोर-शराबा होगा। बिल्कुल। यहाँ आएँ तो नदी की आवाज़ सुनें, पक्षियों की आवाज़ सुनें और हवा फ्रेश हवा ब्रीथ बिल्कुल इन सर, करें। यहाँ की जो डेस्टिनेशन की इमेज है सर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया में हमारे देश में ही बहुत कम ऐसी साइट्स हैं, एक तो वो है। ऑब्वियसली अगर मैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करता हूँ, तो रिच बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे। सैंज वैली में है ये? ये पूरा एरिया सराज रीजन का जो सैंज वैली है, तीर्थन वैली है, ये लगभग 665 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का कोर ज़ोन है, जिस पे बफर ज़ोन भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया। उसके अलावा जैसे इनर सराज, आउटर सराज, यहाँ का कल्चर जैसे आप देख ही रहे हैं, तो बहुत रिच है। यहाँ पे लोगों को नेचर ब्यूटी के लिए, कल्चर के लिए, एडवेंचर टूरिज़्म के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आना चाहिए, शहर से शांति के लिए। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया आजकल हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन जी। है, सोशल मीडिया है, उस पे वो रील देख रहा है। वो एक रील पे दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से भागा चला आता है। जी। उस इसको कैसे एक अपॉर्च्युनिटी में मानते हैं आप?
पूरे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और कैसे आपको लगता है कि इससे मिस इन्फॉर्मेशन जिसकी आपने अभी बात की? बिल्कुल, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने कहा कि मैं काफ़ी सालों से हूँ। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल होता था। हम चिट्ठी लिख के पोस्टल पे उस पे डिपेंड रहते थे, फिर ईमेल का ज़माना आया। अभी तो इंस्टेंट बहुत ईज़ी भी हो गया है, लोकल बच्चों के लिए सीखने के लिए इतनी ज़्यादा हो गई है, वो ग्लोबल लेवल पे टूरिज़्म में कम्पीट कर सकते हैं। आप चाहे अमेरिका की मार्केट, न्यूज़ीलैंड की मार्केट, किसी भी ग्लोबल मार्केट में रीच कर सकते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन में ये चीज़ें। अब जैसे जिब्बी में पैराग्लाइडिंग होती है, हॉट एयर बैलूनिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, तो उसको शोकेस करने के लिए सोशल मीडिया बहुत ईज़ी हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो इस तरफ का रुख करते हैं, जिब्बी तीर्थन, पूरे सराज एरिया का, तो यहाँ की एक जो इमेज है, आप आइए देखिए, सीखिए। हम लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्री या यहाँ की चीज़ों से रूबरू करवाना चाहते हैं। यहाँ की सही इमेज प्रोजेक्ट करिए, है ना? कुछ समय से देखने में हम लोगों ने एक पोस्टर भी लगाया है उधर कि लोग पर्यटन को प्रोत्साहित आइए करने के लिए देखेंगे, उस पोस्टर पे भी नज़र डालेंगे, बात करते हैं। पर्यटन को क्योंकि ये एक बहुत ड्रीमी इंडस्ट्री है, हुँ। सपने दिखाने जैसी हुँ। चीज़ होती है। हुँ। ठीक है, मतलब मार्केटिंग के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट कहीं न कहीं एथिक्स भी होने चाहिए, हुँ। है ना? जगहों के नाम ना बदलें, हुँ। है ना? जगहों के ऐसे नाम ना रखें कि जो उससे पूरी हेरिटेज ख़त्म हो जाए। जैसे ये पोस्टर हम लोगों ने लगाया है कि यहाँ पे कुछ एरिया के नाम चेंज कर रहे हैं। जैसे एक जगह का नाम रखा है सरकार की तरफ से? नहीं, 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 कौन चेंज कर रहा है? ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हाँ। जो बाहर ट्रैवल एजेंट्स हैं, हुँ। है ना? तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उससे लोकल लोगों में बहुत रिजेंटमेंट ये है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जहाँ पे हमारी धरोहर ही ख़त्म हो जाए। हुँ। तो आपने यहाँ पे लिखा है कि पर्यावरण का असली उद्देश्य मूल संस्कृति का संरक्षण, स्थानीय जीवन शैली का सम्मान और स्वाभाविक सौंदर्य का संवर्धन। ब्रांडिंग ज़रूरी है, परंतु ब्रांडिंग ऐसी हो जो पहचान को मिटाए नहीं, बल्कि निखारे और निखारे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, हाँ जी। तो अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, तो आपने सही मैसेजिंग की है, और कंटेंट क्रिएटर्स कांट चेंज द आइडेंटिटी इन नेम, ठीक है, दैट शुड बी सर्टेन। मगर मुझे एक चीज़ बताइए कि हिमाचल में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो कि कुख्यात हैं, जो कि डिफेम्ड हैं, कि वहाँ पे नशा होता है, वहाँ पे लोग ऑल ओवर दुनिया से लोग इसलिए उस आइडेंटिटी के साथ और उस उम्मीद के साथ आते हैं कि वहाँ पे हम लोग तरह तरह का नशा कर पाएंगे, जी, कोई जिसको माल फूकना कहते हैं लोकल, बिल्कुल। ठीक है? तो उन सब वो जगह जो है वो कैसे आपकी इंडस्ट्री के लिए एक क्या बोलेंगे कि एक ब्लॉट हैं, आप कैसे देखते हैं उस सर चीज़ को? मैं इस पे बुरा लगता है। मतलब अगर कोई हिमाचली होने के नाते बोलेगा कि यार तुम्हारे उधर तो माल बिकता है, ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हुँ। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, उसके लिए कंटेंट क्रिएटर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हुँ। और जितने भी टूरिज़्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं जो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, डेस्टिनेशन का सही ब्रांडिंग करिए, सही मार्केटिंग करिए। हुँ। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक रिसर्च एनालिसिस किया था सर, उस पे ओल्ड मनाली और कसोल, हम लोगों ने 100 टूरिस्ट को पूछा कि आप इन 2 डेस्टिनेशन में क्यों आते हैं? तो उस पे 95% लोगों का यही था कि हम लोग माल फूकने आते हैं। स्मोक करने के लिए आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इस एरिया का सर्वे किया, तो उस पे 100 लोगों को पूछा, उस पे लगभग 83 लोगों ने कहा कि हम लोग नेचर बेस्ड हॉलीडेज़ के लिए आते हैं। तो ये अपने आप में कहीं ब्रांडिंग इसी तरह से होती है कि हम लोग कैसे मार्केट करते हैं अपने आप को। आपको लगता है सरकार की तरफ से यहाँ पे एफर्ट्स में कमी, एक ब्रांडिंग जो है? बिल्कुल सर, मैं इस पे जब सरकार की बात आती है तो हिमाचल टूरिज़्म की ब्रांडिंग आप देखते हैं, अगर आप अलग दूसरे स्टेट्स को कंपेयर करें, जिस पे गुजरात टूरिज़्म है, इनक्रेडिबल इंडिया चलता इनक्रेडिबल, है तो ना? हिमाचल का काफ़ी पीछे है एक इस दिन इस बारे में। गुजारो, 2 दिन गुजारो हाँ जी, गुजरात में, कितने फेमस कैंपेन चलते हैं, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है? हिमाचल के लिए मैं ऐसा कोई कैंपेन देखता नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है सर, आप देखेंगे कि हिमाचल टूरिज़्म का जो सोशल मीडिया हैंडल है, उस पे मुझे नहीं लगता है कि 10, 12, 15 दिन से कोई पोस्ट गया होगा, या अगर इंस्टाग्राम हैंडल देखेंगे तो आप। जब सरकार का जो कोर सोर्स ऑफ इनकम है, टूरिज़्म है, हाँ जी। तो फिर इस पे फ़ोकस क्यों नहीं है? मुझे लगता है कहीं न कहीं ये लोकल अवेयरनेस का भी मुद्दा है कि हम लोग कितना सरकार को माँग करते हैं। अब जैसे हमारी एसोसिएशन यहाँ पे काफ़ी हद तक पुश करती है। हम लोगों ने लास्ट ईयर मार्च में एक फेस्टिवल यहाँ पे करवाया था, शोभला सराज। शोभला सराज का मतलब होता है खूबसूरत सराज, शोभला लोकल लैंग्वेज में है। तो उस पे काफ़ी मदद किया था विभाग ने, सरकार ने हम लोगों को। इस तरह कहीं न कहीं अब लोकल लोगों को भी उस एरिया के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए सरकार के नुमाइंदों
वालों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनका प्राइमरी फोकस शायद हिमाचल में अभी तक टूरिज़्म नहीं है। यहाँ पे जो पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं वो कहीं टूरिज़्म से छोड़ के कहीं दूसरी अलग जगह पे हैं। ऑल्दो 8-9% जीडीपी का जो पार्ट है वो टूरिज़्म से ही आता है हिमाचल में, बट ये कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में नहीं है, क्योंकि हिमाचल में टूरिज़्म के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री भी नहीं है। हिमाचल में टूरिज्म मिनिस्ट्री नहीं है। टूरिज़्म मिनिस्ट्री नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर के अंडर ही रहता है इतने सालों से। तो अभी हमारी डिमांड रहेगी। सो सरप्राइजिंग टू हियर। बिल्कुल, हाँ जी, ये चीफ मिनिस्टर के उनके अंडर ही रहता है टूरिज़्म जितना भी है, तो इसके लिए कोई सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं है सर। अच्छा, बस लास्ट सवाल आपसे कि जो भी शहरों से, मेट्रो सिटीज़ से, जिब्भी, सिराज और तीर्थन वैली, है ना, इन जगहों पे आना चाहता है, ऑफ लोकेशन में आना चाहता है, नेचर को एंजॉय करना चाहता है, उनको क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं इन रिगार्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म? बिल्कुल, आपका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ये मैसेज लेके जा रहे हैं। जितने भी पर्यटक, जितने भी मेहमान पूरे सराज घाटी हिमाचल का रुख कर रहे हैं, हिमाचल एक बहुत शांत स्टेट है, यहाँ पे लोग शांति के लिए आते हैं, है ना? तो जितने भी पर्यटक यहाँ का रुख करते हैं, यहाँ पे नेचर बेस्ड हॉलीडेज़, कल्चरल इंटरेक्शंस, एक्सपीरियंशियल हॉलीडेज़ के लिए आप आए। खासकर जिब्भी वैली का जो एरिया है, यहाँ पे होम स्टेज़, बहुत यूनिक एक्सपीरियंशियल होम स्टेज़ हैं, तो उसके एक्सपीरियंस के लिए आप आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे ललित कुमार जी और इन्होंने बताया कि कैसे हम लोग कुछ प्रोएक्टिव एक्शन सरकार की तरफ से हों, कुछ लोगों की तरफ से हों, और कैसे इस पूरे टूरिज़्म इंडस्ट्री को, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है, और क्या-क्या नए एवेन्यूज़ हो सकते हैं जो कि इस इंडस्ट्री में जोड़े जा सकते हैं, और आने वाले टाइम में हम लोग और ज़्यादा टूरिस्ट, रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।